नमस्कार बच्चों, मैं देवकीनंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन कल स्टडी कर रहे थे, चैप्टर था हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतिम पड़ाव की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं। आई होप 2 या 3 दिन में ये एकदम फिनिश हो जाएगा और 12th का सबसे लंबा पार्ट है ये, जो सबसे पहले ख़त्म होगा। मैक्सिमम मार्क्स ये 7 नंबर के लगभग का पार्ट है ये 12th बोर्ड में। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं वो डेली अपलोड हो रहे हैं आपके इस स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। तो इसका छोटा सा डायग्राम है ये कुछ ऐसा। ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर है। मैं इसको किससे डिनोट कर देता हूँ, बी वेक्टर से। ये हमारा एक चालक तार है, इस पर ये कोई भी चालक छड़ भी बोल सकते हैं इसको चालक तार भी बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या है, एल है। जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। और ये चालक तार, ये जो चालक तार है वही चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। और इस चालक तार में देखो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई परिमाण की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार पर मुझे क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जब कोई भी धारावाही चालक तार या धारावाही चालक छड़ किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई होती है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अपवाह गति करते हैं। अब बच्चों, अपवाह गति क्या होती है, जब अपन चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा गति की। जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट आता है विद्युत धारा। क्या आता है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक टॉपिक है अपवाह वेग या अपवाह गति। अब मैं अपवाह गति के बारे में आपको बताऊं। जब किसी भी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब कोई भी चालक है तो उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस गति को ही अपवाह गति कहते हैं या इस वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। और अपवाह वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई कि जब कोई भी चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक में क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो ये धारा बत्ती यानी कि जो पंखा चलता है, जो अपनी टीवी चलती है, ये जो करंट फ्लो होता है ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही फ्लो होता है। तो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक में अपवाह गति करते हैं, जिससे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, एक बल लगता है। और उस बल को लोरेंज बल कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, F के। तो F वेक्टर बराबर क्या होता है, Q V D वेक्टर इंटू B वेक्टर। पहले अपन ने यहाँ पर लिखा था V, वो नॉर्मल वेलोसिटी थी, नॉर्मल वेग था। लेकिन इस बार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपवाह गति कर रहे हैं और अपवाह गति को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यदि इस चालक तार में I परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार में I परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है और यह चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो धारावाही चालक तार पर बल का परिमाण क्या हो जाएगा, धारावाही चालक तार पर बल का परिमाण। मैं इसे मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड में लेते ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्यू वी डी बी साइन थीटा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्यू वी डी बी साइन थीटा हो गया यहाँ से। अब आप एक बात और देखो, यदि इस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो इस चालक तार पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, चालक तार पर कुल आवेश बराबर हो जाएगा NeAl के बराबर। किसके बराबर, NeAl के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं Q की जगह क्या लिख देता हूँ, NeAl लिख देता हूँ। तो F बराबर Q की जगह NeAl VDB साइन थीटा जैसा का जैसा आ जाएगा। ठीक है, Q की जगह मैंने लिख दिया कुल आवेश NeAl। अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दूँ, NeAVDLB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसी जब अपन विद्युत धारा वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में एक और टॉपिक आएगा, वो टॉपिक होगा अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध। क्या टॉपिक होगा वो, अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध। जो वो संबंध होता है वो होता है I बराबर NeAVD के। वो जो संबंध होता है वो किसके बराबर होता है, I बराबर NeAVD। ये कौन से चैप्टर में आएगा, जब अपन विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस NeAVD की जगह मैं क्या पुटअप कर देता हूँ, I लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक संबंध है जो किस में आएगा, विद्युत धारा में आएगा। तो F बराबर NeAVD की जगह मैंने लिख दिया ILB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में लिखने पर, यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखूं तो कैसे लिख दूंगा, F वेक्टर बराबर I साइन थीटा, और जहाँ साइन थीटा होता है वहाँ अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, L वेक्टर इंटू B वेक्टर। क्या हो जाएगा, L वेक्टर इंटू B वेक्टर। ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर क्या आ गया, बल आ गया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी विशेष स्थितियां बनती है, चलो उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या क्या होगी इसकी, तो विशेष स्थितियां देखो, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। तो जो विशेष स्थितियां होगी वो होगी फर्स्ट वाली, यदि धारावाही चालक तार, यानी कि जो धारावाही चालक तार था कुछ ऐसा, वो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो बल क्या होगा यहाँ से, F वेक्टर बराबर I क्रॉस प्रोडक्ट है ILB साइन थीटा, और साइन 0 का मान ILB साइन 0, और साइन 0 का मान 0। तो बल कितना आ जाएगा, बल कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। कब, जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी, जब धारावाही चालक तार, ये जो धारावाही चालक तार है ये इस चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो, कुछ इस तरीके से हो। जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, अर्थात थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो बल F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा। तो F वेक्टर बराबर ILB साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 के, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान बल का मान कितना आ गया, ILB, यानी कि जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, जो किसके बराबर होता है, ILB के, और यह बल की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। बच्चों एक कंडीशन और बनती है इसमें, वो कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है, जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। कब हो, जब धारावाही चालक तार जो है तार है ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ILB साइन 180 जो होता है वो भी 0 ही होता है। तो यहाँ से ही बल का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल ये होता है, और उसकी 3 विशेष स्थितियाँ। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारावाही चालक तार पर बल की दिशा। क्या हो जाएगा, धारावाही चालक तार पर
बल की दिशा। ठीक है, तो इस दिशा के लिए तो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा था कुछ भी, लेकिन अब अपन बल की दिशा ज्ञात कर रहे हैं किस पर, धारावाही चालक तार पर। तो इसके लिए दो नियम है। पहला है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है एक, तो जो पहला नियम है इसमें क्या होगा कि देखो कुछ इस टाइप से, डायग्राम अच्छा नहीं बने तो हंसना नहीं बच्चों। ये मेरा अंगूठा हो गया, ये मेरी पॉइंट फिंगर यानी कि तर्जनी अंगुली होगी, ये मेरी सेंटर फिंगर यानी कि मध्यमा अंगुली होगी। ठीक है, और ये कुछ तरीके से मेरी जो दो उंगलियां हैं वो मैं इनको इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये ऐसे कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। तो ये बीच की लाइंस होगी यहाँ पर, और ये अपना नाखून हो गया। ठीक है बच्चों, ये होता है ये और ये। इससे अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात करेंगे, एफ वेक्टर, बी वेक्टर, आई वेक्टर, एफ बी आई, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली यानी कि पॉइंट फिंगर, मध्यमा अंगुली यानी कि सेंटर फिंगर और अंगूठे को इस प्रकार रखें कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। देखो ये तीनों परस्पर क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसे और ऐसे। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार रखें कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली यानी कि पॉइंट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और मध्यमा अंगुली यानी कि सेंटर फिंगर विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा क्या करता है, चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो बल की दिशा को कौन व्यक्त करेगा, अंगूठा। तो ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो इसका दूसरा नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बच्चों, तो राइट हैंड पाम रूल में कुछ इस तरीके से ये मेरी उंगलियां, ये मेरी चारों उंगलियां हो गई, ये हो गई, ये लास्ट वाली उंगली हो गई कुछ इस तरीके से। बीच वाली थोड़ी बड़ी होती है तो इसको मैं बड़ी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरी हथेली हो गई और ये कुछ इस तरीके से अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये अब ये किसको दर्शाएगी, बी, ये एफ, ये आई। ठीक है, बी एफ आई। अब किसकी बी एफ आई देखते हैं अपन इसमें। तो राइट हैंड पाम रूल यानी कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि मैं अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाऊं या इस प्रकार रखूं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चालक में लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी। इस बार जो बल की दिशा होगी वो इस हथेली यानी कि ये जो हथेली है, इस हथेली के लंबवत, हथेली से ऊपर की ओर धक्का देने की दिशा में होगी। इसे ही राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। समझ में आ गया आपको। यानी कि जो राइट हैंड है उसको मैं इस प्रकार रखूं कि ये पूरा का पूरा फैल जाए, मतलब तो इसमें जो फैली हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो चालक में लगने वाला बल हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये दो नियम थे। ये दो नियम किसके थे, ये दो नियम थे धारावाही चालक तार पर बल की दिशा ज्ञात करने के। तो ठीक है बच्चों, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार
आयताकार धारावाही लूप पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल और बलाघूर्ण, ये क्या होता है बच्चों? बल और बलाघूर्ण, इसके बारे में अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, बल होता है फोर्स और बलाघूर्ण होता है टॉर्क, जिसे अपन टाउ से व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम है, वो डायग्राम क्या है? ये चुंबकीय विद्युत चुंबक का एन ध्रुव है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस टाइप से। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये उसकी दिशा हो जाएगी, और ये उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये है लूप, आयताकार लूप। कहाँ है? ये रहा आयताकार लूप, ठीक है। ये इसकी भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसकी जो लंबाई है लूप की वो है स्मॉल एल, इसकी जो चौड़ाई है वो है स्मॉल बी के बराबर, और इसमें जो आई धारा बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस आयताकार धारावाही लूप पर अब हमें क्या ज्ञात करना है? बल भी ज्ञात करना है और बलाघूर्ण भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर माना एक आयताकार धारावाही लूप है, एक आयताकार धारावाही लूप ए बी सी डी है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और चौड़ाई स्मॉल बी है। ये आयताकार धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यानी कि जो इसका घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, इसका जो घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, और इसमें I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक बात और, ये जो आयताकार लूप है, आयताकार धारावाही लूप, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर क्या करेगा? एक परिणामी बल कार्य करेगा। अब इस आयताकार लूप की चारों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, आयताकार लूप की जो चारों भुजाएं वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो इन चारों भुजाओं पर अलग अलग बल कार्य करता है। तो वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर F1, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर F2, इधर F3 हो जाएगा और इधर F4 बल हो जाएगा। तो अपन इन बलों की गणना करेंगे। तो बलों की गणना कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट बल की गणना, यानी कि इन चारों भुजाओं पर तो बल काम करेगा, लेकिन अपन को पता नहीं है कौन सा होगा वो, तो अपन उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात कैसे करेंगे? भुजा कौन सी? सबसे पहले मैं लेता हूँ भुजा BC पर बल। जो भुजा BC पर बल होगा, तो भुजा BC किसके बराबर है? यानी ये भी चौड़ाई B हो जाएगी और ये लंबाई इसकी स्मॉल l हो जाएगी। तो भुजा BC पर बल यानी कि स्मॉल b, जो भुजा BC है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? भुजा BC पर कौन सा बल लग रहा है? F1 लग रहा है, और बल बराबर किसके होता है? अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा था I L क्रॉस B वेक्टर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर लंबाई की जगह हमारे पास क्या है? चौड़ाई है। तो मुझे लंबाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर चौड़ाई लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारा बल आ जाएगा F1 वो क्या हो जाएगा? I B इंटू बी वेक्टर। इसको मैं यदि ओपन करूँ तो ये क्या हो जाएगा? I B साइन थीटा के। इसकी जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। ठीक है, एक बल आ गया। दूसरा बल कौन सा? मैं भुजा AB पर, भुजा ABCD है, ये भुजा AD पर बल ज्ञात करूं। भुजा AD कौन सी है? AD या DA लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DA पर बल, तो भुजा जो DA है वो भी किसके बराबर है? उसकी चौड़ाई भी B है, और इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो है F2 वेक्टर, और F2 वेक्टर वही I B इंटू B वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से F2 बराबर भी क्या जाएगा? I B साइन थीटा के। इसकी जो दिशा होगी किसकी? इस F2 की जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। F1 की दिशा तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है, F2 की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। ठीक है, F1 आ गया, F2 आ गया। तीसरा, इस भुजा पर ज्ञात करता हूँ मैं बल, भुजा AB पर बल। तो भुजा AB पर
बल, भुजा ए बी पर बल, यानी कि जो भुजा ए बी है उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, तो इस पर F3 वेक्टर बराबर आई एल इंटू बी वेक्टर। इस बार लंबाई एल है तो मुझे बी लिखने की जरूरत नहीं है, तो F3 वेक्टर बराबर आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि जो ये भुजा ए बी है वो चुंबकीय क्षेत्र यूँ है, और भुजा ए बी इस तरीके से है, यानी भुजा ए बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो F3 किसके बराबर हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 के, और साइन 90 बराबर 1, तो F3 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आई एल बी के। ठीक है, 3 बल अपने पास आ गए हैं। हाँ, एक बात और, इस F3 की जो दिशा होगी वह इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर होगी। देखो बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये भुजा ए बी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर होगी। और लास्ट भुजा इस वाली पर भी अपन को ज्ञात करना है। चौथा भुजा कौन सी है, सी डी पर बल, भुजा सी डी पर बल हमें ज्ञात करना है। तो सी डी किसके बराबर है, ये भी एल के बराबर है, तो F4 वेक्टर किसका आ जाएगा, आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर के, और F4 वेक्टर बराबर आई एल बी साइन थीटा। सेम वही केस है, इस बार भी जो भुजा सी डी है ये भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऊपर की ओर थी, कौन सी, ए बी, और भुजा सी डी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि गुणनक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ये जो आयताकार लूप है वो कुछ इस टाइप से घूमेगा। ठीक है, आयताकार लूप कुछ इस टाइप से घूमेगा, तो ये भी लंबवत है, तो थीटा बराबर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 90। तो F4 वेक्टर बराबर आई एल बी साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से F4 वेक्टर भी किसके बराबर आ गया, आई एल बी के। ठीक है बच्चों, अपन ने चारों भुजाओं पर बल ज्ञात कर लिए हैं, F1, F2, F3, F4। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि कोई भी दो बल एक दूसरे के बराबर हों लेकिन जस्ट विपरीत दिशा में हो, यानी बल परिमाण में एक दूसरे के समान है, यानी कि वैल्यू उनकी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जस्ट वो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, तो वो बल क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। कब, जब बल एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस बन रहा है। देखो F1 और F2 परिमाण में समान आ रहा है, F1 और F2 क्या आ रहे हैं, परिमाण में समान आ रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो ये तो F1 इधर है, F2 इधर है, यानी कि F1 और F2 परिमाण में समान है और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम इसी प्रकार से F3 भी कितना है, ILB है, और F4 भी ILB है, ये भी परिमाण में समान है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। तो F3 और F4 भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में आयताकार धारावाही लूप पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल 0 होता है। ठीक है बच्चों, सारे बल 0 हो गए तो लूप पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि F वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, या मैं एक बार इसे लिख दूं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर किसके हैं, बराबर 0 के हैं। तो परिणामी बल किसके बराबर आ गया, F वेक्टर परिणामी किसके बराबर आ गया, 0 के। तो इस प्रकार से अपन कोई भी आयताकार लूप जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर बल 0 के बराबर होगा। एक और टॉपिक छुपा हुआ है इसमें, बलागुण यानी कि टॉर्क, इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बलागुण यानी कि टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि जो उसका सूत्र होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में टॉर्क को बोलते हैं बलागुण, और बलागुण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिख देता हूं। टॉपिक है बलागुण की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन स्टडी कर रहे थे, उस पर ही बलागुण निकालना था। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये बी वेक्टर एक समान चुंबकीय क्षेत्र,
तो बच्चों बात करते हैं अपन बलागुण की गणना। बलागुण की गणना डायग्राम आपके सामने है, यानी कि जो पहले आयताकार धारावाही कुंडली थी उसकी भुजा मैंने BC को कंसीडर किया, BC को लिया, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से है। वहाँ पर हमारे पास 4 बल थे, F1, F2, F3 और F4। यहाँ पर केवल मैंने 2 बलों को कंसीडर किया, जो कि क्या क्या है, F3 है और F4 वेक्टर है, जो परिमाण में तो एक समान है, यानी कि इसकी भी वैल्यू ILB है और इसकी भी वैल्यू ILB है, यानी कि समान परिमाण में है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो इस पर कार्यरत यानी कि आयताकार धारावाही लूप पर कार्यरत बलागुण ये बराबर होता है बल युग्म के एक बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी के, यानी कि जो बलागुण होगा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, बलागुण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। लेकिन यहाँ पर बल हमारे पास क्या थे, पहले 4 थे लेकिन मैंने 2 बलों को कंसीडर किया, तो इनमें से एक बल युग्म का तो परिमाण आ जाएगा, इन दोनों बलों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, आप बल इंटू लंबवत दूरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बलों के मध्य लंबवत दूरी निकालूं, तो बलों के मध्य लंबवत दूरी बराबर, मैंने इस त्रिभुज की बात करी CBD में, त्रिभुज CBD में, मैं त्रिभुज CBD की बात करता हूं, तो सिर्फ त्रिभुज CBD में जो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब क्या है, CD है, और कर्ण क्या है यहाँ पर, CB। लंब क्या है यहाँ पर, CB, तो यहाँ से CD बराबर क्या हो जाएगा, CB साइन थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, CD बराबर CB साइन थीटा के। तो CD बराबर CB की वैल्यू कितनी है, यानी कि B है, और साइन थीटा यानी जो बलों के मध्य लंबवत दूरी थी वो कितनी आ गई, B साइन थीटा। ये दोनों बल हैं, एक बल ये रहा और एक बल ये रहा, इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी आ गई है, B साइन थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि बलागुण को लिखते हैं टाउ से। ये क्या है, ये टाउ है। तो टाउ बराबर बल युग्म के एक बल का परिमाण लेना है, ये भी ILB है, ये भी ILB है, दोनों का परिमाण समान है। तो I एक बल का परिमाण क्या ले लिया, ILB, और बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी आ गई, इंटू B साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको I जैसा का जैसा L इंटू B को एक साथ लिख देता हूँ और B साइन थीटा को पीछे लिख देता हूँ। अपन जानते हैं कि L इंटू B यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि L इंटू B क्या हो गया, लूप का, आयताकार लूप का क्षेत्रफल हो गया। तो टो बराबर IAB, इसकी जगह क्या लिख दिया, AB साइन थीटा, क्या आ जाएगा अपने पास, IAB साइन थीटा। अब यदि इस केस में क्या था, अपने पास आयताकार धारावाही लूप था, यदि आयताकार धारावाही लूप ना हो के अपने पास n फेरों वाली कुंडली हो, अपने पास क्या हो, n फेरों वाली कुंडली हो, तो वहाँ पर बलागुण क्या हो जाएगा, वहाँ पर बलागुण हो जाएगा NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास आयताकार लूप नहीं है, n फेरों वाली कुंडली है, तो बलागुण NIAB साइन थीटा। और चूंकि m बराबर होता है NIA के, m बराबर क्या होता है, NIA के, जहाँ पर m जो है वो होता है कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है बच्चों, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो मैं इस NIA की जगह क्या पुटअप कर दूं, कैपिटल M, तो बलागुण बराबर MB साइन थीटा, यानी मिथुन भाई साइन थीटा। और यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप की मैं बात करूं, इसे सदिश रूप में मैं लिखता हूं, तो टो वेक्टर बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा जहाँ पर होता है वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट M इंटू B वेक्टर। ठीक है बच्चों, अपने पास बल भी आ गया और बलागुण भी आ गया। तो इसके आगे के जो टॉपिक है अपन उन्हें कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हो सकता है मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊं जो अपन ने और पढ़े हैं। पहले भी अपन ने न्यूमेरिकल देखे, अपन और न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे और इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे अपन कल की ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है आप वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने मित्रों के पास। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन कमेंट का बिल्कुल निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।